बताना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, अब से थोड़े ही देर पहले की डेवलपमेंट है कि आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर गई हैं। तकरीबन 10%, 10% का इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई है, जिसके बाद $100 पर बैरल पे तेल आ गया है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से सबसे अहम वजह आवाम के जानने के लिए कि अमेरिका में इकनॉमिक रिसेशन की एक बहुत बड़ी एक ख़तरनाक लहर जो है उसका अंदेशा है, उसका ख़तरा है। इकनॉमिक रिसेशन इससे पहले भी अमेरिका में आ चुका है 20वीं दहाई के अवाइल में, और उसका ना सिर्फ तेल की कीमतों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। तेल की प्राइसेस 1 बैरल 2 बैरल तक गिर गई थी उस वक्त भी डॉलर का, यहां तक कि नेगेटिव में भी जाने का खतरा था। लेकिन इस अमेरिकन इकोनॉमिक रिसेशन के दीगर मनफी असरात भी होते हैं, वो किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पाकिस्तान उन मनफी असरात से निमटने के लिए तैयार है? क्योंकि जब अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आता है उसका पूरी दुनिया पे बड़ा खौफनाक और बड़ा मनफी असर पड़ता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर रही हैं, ना सिर्फ गिर रही हैं बल्कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से गिर रही हैं। 10% की कमी हो गई है और ये बहुत फौरन तेल की कीमतें गिरी हैं और इस पर मजीद भी इजाफा है कि ये मजीद भी गिरेंगी। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रही है और क्या पाकिस्तान में इस सूरत हाल का जो फ़ायदा है, जो रिलीफ है, वो अवाम को पहुँचाएगी? क्योंकि मखलूत हुकूमत का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें बढ़ाना पड़ा है। और उस वक्त पाकिस्तान में तेल पेट्रोल जो है वो 250 के करीब है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ये इमीडिएट रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को पहुंचाएगी? ये देखना है। तेल की कीमतों का आलमी मंडियों में मंदी आना ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है इन 3 महीनों में। इसके हवाले से प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे। फिर आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, पार्लियामान की कौमी सलामती की मीटिंग, जहां पे कलअदम TTP के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं रियासत के, उसके हवाले से हुकूमत को तो खैर, लेकिन पार्लियामान को एतमाद में लिया गया है। और ना सिर्फ पार्लियामान में बल्कि पार्लियामान से बाहर बैठे हुए सियासतदानों को भी, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, उन्होंने आज खास तौर पर शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI उन्होंने जनरल नदीम अंजुम साहब ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद ने आज तमाम कमेटी के अरकान को, और जो मेंबर्स नहीं भी थे पार्लियामान के अरकान थे, और मौलाना फजलुर रहमान जो कि पार्लियामान से बाहर हैं, खुसूसी शिरकत पे उन्होंने खुसूसी दावत पे उन्होंने शिरकत की। लेकिन एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक हुई कि इस पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं 4 सूबों के वज़ीर आला। तो पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो शरीक थे इस मीटिंग में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान शरीक नहीं थे इस मुलाकात में, जो कि ज़ाहिर है उनको पार्टी की तरफ से हिदायत दी गई थी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान से जिसकी सरहदें मुत्तसिल हैं, और उस सूबे ने बहुत कुछ झेला भी है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और मुज़ाकरात कभी हुए कभी नहीं भी हुए तालिबान के साथ, कलअदम TTP वगैरह के साथ। तो सबसे ज़्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होता है। अब वहाँ के वज़ीर आला अगर शामिल नहीं है सियासी इख्तलाफात की बिना पे, तो ये कितना अफसोसनाक है, इस पर बात करेंगे। और खबर ये आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत तो दी गई इस कौमी सलामती कमेटी में शिरकत की, लेकिन चूंकि पार्लियामान से PTI के मुताबिक वो इस्तीफे दे चुके हैं, तो उन्होंने इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शिरकत नहीं की। अब ये क्या अमर अफसोसनाक नहीं है, इस पे सवाल करेंगे। प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत के बगैर इतने अहम मौजू पे, इतने अहम मामले पे कौमी इत्तेफाक राय कैसे कहा जा सकता है कि जी एक अक्रॉस द बोर्ड नेशनल कंसेंसस है? ये तो नहीं कहा जा सकता। इसके हवाले से भी सवाल उठाएंगे। प्लस इमरान खान ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कौम से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें बोली हैं। नंबर 1 वो कहते हैं मुझे हिरासा न किया जाए, मुझे दीवार से ना लगाया जाए, अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी जान को खतरा हुआ, मुझे कुछ हुआ इमरान खान के मुताबिक, तो उन्होंने एक वीडियो बना के खुफिया मकाम पे रख दी है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सब बता दिया है कि मेरी जान को लाहक खतरात के पीछे कौन कौन है, या जो साजिश हुई है इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत के खिलाफ, उसमें
कौन कौन शामिल है। इसके अलावा इमरान खान ने आज यजीद से भी कुछ कुव्वतों को ताबीर दे दिया। अब किससे ताबीर दे दिया, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून से सरकर्दा, मरकजी, बड़ी दबंग, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, और कुछ ही देर में इम्तियाज गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हिना परवेज भट्ट साहिबा, सबसे पहले तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों की गिरावट, बड़ी ज़बरदस्त मंदी आई है ये आलमी मंडी में तेल की कीमत में 10%, $100 पर बैरल पे ऑयल पहुंच गया है, मजीद भी अभी गिरेगा। आपकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। बिल्कुल आई थिंक ये शहबाज शरीफ साहब और बल्कि मरियम बीवी ने अपनी कल वाली तकरीर में भी ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने अवाम से ये वादा किया है कि आलमी मंडी में जब भी प्राइसेस कम होंगी तो हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे। तो मैं 100% आपके चैनल पे बैठ के ये इंडोर्स करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जितना भी रिलीफ हो सका हम आवाम को देंगे, क्योंकि अगर आलमी मंडी में जो बात, आपको पता है कि हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं, जो बात करते हैं उसको पूरी करते हैं, और स्पेशली शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने भी इसको इंडोर्स किया है। सो 100% मैं आपको यकीन दिलानी कराती हूँ कि जितना भी पाकिस्तान की हुकूमत कर सकती है इसको हम उसको इंडोर्स करते हैं। ये आप बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुना रही हैं, लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो जो शायर कहता है ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तो लोगों को हुकूमतों के वादों पर एतबार ही नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के अवाम कहीं दीवाने ना हो जाए। वैसे ही कहते हैं बिल्कुल अवाम जो है, लेकिन PMLN पे वो कहते हैं ना कि ये बाजू आजमाए हुए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी, लोगों को पता है कि उनको इसी तरह, वैसे ही तो नहीं खादमे पंजाब कहा जाता था, खादमे आला कहा जाता था, अब उनको पाकिस्तान स्पीड इसीलिए कहा जाता है, और वो दिन रात मेहनत कर रही है। तो मुझे 100% ऐसा ना हो कि मेरे प्रोग्राम में आप हिना साहिबा वादा करके चली जाएं और आप जब भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाती हैं तो आपको पता है कि वो क्लिप्स बड़े वायरल होते हैं। आप जब भी तशरीफ लाती हैं प्रोग्राम में ये बात लोग बहुत देखते हैं उनको। मुझे पता है आपके प्रोग्राम, ऐसा ना हो कि आपकी हुकूमत यू टर्न ले ले, आपकी हुकूमत रिलीफ ना दे और आप खुशखबरी सुना रही हैं। हम बिल्कुल इस पे यू टर्न नहीं देंगे। देखें मैं जानती हूँ शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और स्पेशली मरियम बीबी ने ये बात जब की कि मेरी शहबाज शरीफ साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि जब आलमी मंडी में प्राइसेस कम होंगी तो हम जरूर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। तो बस बिल्कुल जिस तरह आपने देखा कि हमजा साहब ने भी बिजली की 100 यूनिट मुफ्त, सियासी रिश्वत, इंतखाबी धांधली, मैं वो उसी पे पॉइंट पे बात करना चाहती थी। करीदा, अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया है। अब मैं वो बात करी थी, इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि ये जो रिलीफ है वो पंजाब की आवाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट से क्यों गुजारिश है? सुप्रीम कोर्ट से ये क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कोई सुना लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, ये गलत है, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। फवाद चौधरी साहब ने उसका जो है रिबटल दे दिया है, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। चलें, अच्छी बात है। मैं वही कह रही हूँ कि शुक्र है फवाद चौधरी साहब ने रिबटल दे दिया, बिकॉज हम उनका पता कोई नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जरूर ये देखिए ना, हमने कोई 20 हलकों के लिए या कोई स्पेसिफिक हलकों के लिए तो नहीं किया ना, ये पूरे पंजाब के लिए हमने तो बाय इलेक्शन से पहले टाइमिंग इसकी ऑब्जेक्शनेबल है, टाइमिंग ऑब्जेक्शनेबल है। गरीदा, टाइमिंग, मेरी बात सुने ना, इससे पहले जब बजट, उससे पहले हमने आटे पे सब्सिडी की, हमने सस्ती चीनी का ऐलान किया, हमने और भी बहुत चीजें की। तो वो टाइमिंग की बात नहीं, बेसिकली हमारा पर्पस है पंजाब की आवाम को रिलीफ देना। और बस एक क्वेश्चन में आपको ये इसी पे आप कर लेना कि देखें आज जिस तरह ये चैलेंज कर रहे हैं इसको 100 यूनिट बिजली के पर चार्ज ना करने पे, मतलब मुफ्त बिजली पे, तो मेरी बात सुने कि पहली तो बात ये कि कल तक तो ये सारे इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे और आज इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सियासी फायदा है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये पंजाब की आवाम से क्या बदला लेना चाहते हैं। अच्छा, इस पे आगे चल के बात करते हैं।
मैं जरा जनरल साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ, फिर इस पे तफसील से करते हैं, ये मैं यहाँ टॉपिक छोड़ूंगी नहीं। मैं नेशनल सिक्योरिटी पे यही बात करना चाह रही थी, वो मैं आगे चल के उस पे करती हूँ, वन बाय वन सब टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो आप पंजाब के 100 यूनिट ना खैबर पख्तूनख्वा को भी शिकवा है कि बिजली हम पैदा करते हैं, मुफ्त आप पंजाब के लोगों को बांट रहे हैं, इस पे आगे चल के बात करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा को हमने कहा कि वो भी सबसे पहले अपनी आवाम को रिलीफ दें, उनको भी चाहिए कि ऐसे इकदाम। ठीक है, आगे चल के करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। जनरल साहब, आप भी डेफिनेटली एग्री करेंगे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अगर मंदी आई है तो हुकूमत को, जिसमें आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की शराकतदार है, तो तेल की कीमतें पाकिस्तान में तो फौरन कम होनी चाहिए ना, फिर आवाम को तो फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरीदा, मेरे ख्याल में तमाम वो वजूहत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि वो कीमतें कम न करे। एक तरफ से ये है कि ये जो हाइक आया था बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई थी और गवर्नमेंट डिफेंसिव में चली गई थी, और पूरी की पूरी मकसद है कि पाकिस्तानी अवाम उनके खिलाफ एहतजाज में उठ खड़ी हुई थी और उनको रिलीफ देने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ से पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसको भी ज़हन में रखने की जरूरत है। तीसरी तरफ से अपोजिशन, खास कर पीटीआई अपोजिशन है इस वक्त, और वो अपने पौने 4 साल की कार्रवाई को एक तरफ रख के तमाम का तमाम इल्जाम इस हुकूमत के सर पे डाल रहे हैं। जिस तरह की कीमतें तेल की इन्होंने बढ़ाई और वो नहीं बढ़ाते थे, और वो रिलीफ देना चाहते थे और सब्सिडी देना चाहते थे। अब अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसे पैदा किया कि ऑटोमेटिकली कीमतें कम होगी, और इसको पैसा बनाने की वजह नहीं होना चाहिए फंड रेज करने की या अपने क्या कहते हैं रिजर्व्स को बढ़ाने। लेकिन अगर इसके बावजूद जनरल साहब आपकी हुकूमत रिलीफ नहीं देती, कोई भी बहाना तलाश लेती है, कोई भी उज़र तलाश लेती है, बहाना तलाश करना सियासी तौर पर बड़ा महंगा पड़ेगा, तो इसलिए बहाना तलाश करने की गुंजाइश मेरे ख्याल में एक तरफ रखनी चाहिए और आवाम की जो है ना उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए उनकी। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत ज्यादा कीमतें चढ़ गई, तो इसमें मेरे ख्याल में नो टू ओपिनियंस। सिर्फ एक चक्कर है, थोड़ा सा मुमकिन है ये चालाकी कर ले गवर्नमेंट, तो वो ये है कि IMF के वो जो हिसाब किताब सिग्नेचर उन्हें अनाउंसमेंट के तक शायद इंतजार कर लें। ये एक वजह बन सकती है, क्योंकि हर तरफ से हमारी इकॉनमी प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए IMF की पैकेज को बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। तो अगर अभी कीमतें कम करेंगे तो शायद IMF की तरफ से वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आए, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन दे, कोई बात कर ले। थैंक यू वेरी मच। मेरा एग्जैक्टली यही इशारा था, तो इसका मतलब है कि फुल फोर्स तो रिलीफ नहीं दे पा रही ना, फिर हिना साहब भी फंस जाएंगी, उनका ये क्लिप वायरल हो जाएगा, लेकिन आगे गवर्नमेंट उनकी जो ना वो करेगी नहीं कीमतें कम। जाना साहब फंस जाएगी गवर्नमेंट फिर तो। जी मैं समझा नहीं, मैंने कहा जनरल साहब मेरा इशारा यही था कि IMF का जो मुआहदा है, IMF का जो... ये बिल्कुल मैंने कहा ये एक है वजह जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको डिले किया जा सकता है, लेकिन शोर बहुत मचेगा। कल जब अखबारों में आ जाएगी, ये 10% अभी कम नहीं हुआ है, ये पहले भी 5%, 7%, ये सारे मिला के मेरे ख्याल में 20% से ज्यादा कमी आई है तेल की कीमतों में। और जस्टिफिकेशन बिल्कुल 100% है कि तेल की कीमतें कम की जाएं और ठीक ठाक कम किए जाएं, छोटे मोटे काम बातों से काम नहीं बनेगा। जो परसेंटेज नीचे आई है इतनी परसेंटेज कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आवाम को। बिल्कुल दुरुस्त। गॉड गिवन मैंने कहा अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका आया है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। जनरल साहब साथ में ये भी फरमा दीजिएगा, जो आज पार्लियामानी कमेटी कौमी सलामती का उसकी मीटिंग हुई है, जिसमें आर्मी चीफ, DGISI, कोर कमांडर पेशावर ने जो है ब्रीफिंग दी है, तमाम उसमें शरीक थी, तमाम सियासी जमातों की सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक्सेप्ट दैट PTI के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म वो वहाँ पे थे, लेकिन वो भी अपने हिस्से की ब्रीफिंग के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से अदम शिरकत थी, खासतौर पर CM खैबर पख्तूनख्वा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पे जिनका सबसे अहम सूबा इस मामले के हवाले से उनका वज़ीर आला भी है PTI का ही, PTI की अदम शिरकत हो तो इसको नेशनल कंसेंसस तो नहीं फिर कहा जाएगा? फरीदा, मुझे जो बातें करनी चाहिए थे वो तमाम की तमाम आपने कर दी। बेसिकली ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ये कमेटी की पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग थी, इस मीटिंग का ताल्लुक या इस नेशनल सिक्योरिटी के इस वक्त ये जो मसला डिस्कस किया जाना था, इसका डायरेक्टली ताल्लुक TTP से है, तारीख तालिबान पाकिस्तान, और तारीख तालिबान पाकिस्तान के 90% एक्टिविटीज KPK में है, और KPK की लैंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की बनती है। मैं तो हैरान हूँ कि वो उनका शामिल न होना क्या इंडिकेट, क्या वो बताना क्या चाहते हैं?
व्हाट आर दे ट्राइंग टू कन्वे? प्रोबेबली ये कन्वे करना चाहते हैं कि उन्होंने नेशनल असेंबली में अपने लोगों को विड्रा किया, उनकी रिजिग्नेशन सबमिट किए, तो लिहाजा नेशनल असेंबली को या उसकी कमेटी को लेजिटिमेट कमेटियां वो तस्वर नहीं करते हैं। ये एक जस्टिफिकेशन उनकी हो सकती है ना आने का। लेकिन जहां तक प्रॉब्लम का ताल्लुक है, प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है और इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल लेवल पर डिफेंस फोर्सेस को दी गई है और डिफेंस फोर्सेस को हुकूमत की तरफ से ये भी ऐलान हो चुका है कि जो भी रिकमेंडेशन उनके आएंगे, जो भी सोल्यूशन सामने आएगा, जो भी इकदाम उठाए जाएंगे, वो सब के सब असेंबली में पेश किए जाएंगे, पार्लियामेंट से उनकी मंजूरी ली जाएगी और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक तो बाद में कोई एक्शन लिया जाना है तो उस तरह के तरीके से वो कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको इवन स्क्रूटनी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तमाम बातों के बावजूद इनका शामिल न होना और फिर इमरान खान साहब के जो बयानात आ रहे हैं कि जी उसमें मुल्क में बिल्कुल डूम्सडे सिनेरियो है और साजिशें हुई हैं और साजिशों के अलावा जो ना बेशुमार चीजें बहुत खराब हैं, मुल्क का पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वो फिर ये कह रहे हैं कि जी मैंने बयान अपना रिकॉर्ड करवाया है, वीडियो मैंने रखी हुई है फलाना। अगर उस वीडियो को किस वक्त वो सामने लाएंगे? जब खुदा न खास्ता ये मुल्क तबाही के राने पहुंचेगा और बर्बादी आ जाएगी तब वो निकालेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि मैं मुल्की मफाद में चुप हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं मुल्की मफाद में चुप करेंगे कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। भाई अगर तुम मुल्क के वजीर आजम रहे हो, तुम अपने आप को वफादार कहते हो, अपने आप को सबसे काबिल, सबसे ज्यादा हर लिहाज से, बाकी सारे गद्दार, तुम वफादार, तुम सब कुछ, भाई तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जब खुद कह रहे हो हर चीज जो है पानी ऊपर से गुजर चुका है, तबाही है, बर्बादी है, ये चोर है, ये डाकू है, फलाना है, नाअहल है, ये है, ये वो है, ये अमेरिका के फलाना है, फलाने के फलाना है, फलाने के फलाना। जब ये तमाम कार्रवाई हुई है तो भाई खुदा के लिए उसको कहाँ पर तो बिल्ली को तेले में तुमने डाला हुआ, उसको बाहर निकालो, बाहर आके लोगों को बता दो। मैं जानना चाहूंगा बतौर अब्दुल कादिर के, बतौर एक रिटायर सिपाही के, मुझे अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र है और मैं चाहूंगा कि ये चीज सामने आ जाए और बताया जाए ताकि अगर ये हुकूमत वाले मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं तो हम उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, हम इमरान खान का साथ देंगे। आए कन्विंस करे, सामने चीजें ले, ये धमकियां, ये इस किस्म की बातें, ये बाईकाट्स, ये फलाना कि मैं सही हूँ हर चीज पे, बाकी हर आदमी गलत है। यहाँ तक कि अपनी पार्टी के अंदर सवाए अपने आप के किसी और को तो कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, ना उनको साथ दिया। एक इंडिविजुअल है, खुदा खासा कल इसको कुछ हो गया तो ये मरेगा नहीं। खुदा ना करे कि इनको कुछ हो, खुदा ना करे अल्लाह उसको बड़े उम्र खिजल दे दे, उसको लंबी उम्र दे दो, 100 साल की। लेकिन इंसान है, इंसान जो पैदा हुआ है मर रहा है, और एक इंडिविजुअल जो मर जाता है तो उसके बाद फिर क्या, तबाही है पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह से एक स्पेशल वही लाना चाहिए, वो आना चाहिए कि इमरान खान हमेशा के लिए रहेगा जब तक पाकिस्तान को अल्लाह ने कायम रखना है। जनरल साहब आपके पास, इमरान खान, जनरल साहब आपके पास दोबारा भी आती हूँ। मैं जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी डिस्कशन में इंक्लूड करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर हाजिरी, वहाँ से उनकी अदम शिरकत, क्या फिर इसको इंतहाई अहम, इंतहाई हसास, इंतहाई जो संगीन मौजू है करदम TTP के साथ मुज़ाकरात, उसमें फिर इसको नेशनल कंसेंसस कहा जा सकता है? देखें गरीदा, ये तो बिल्कुल इसको नहीं कहा जाता, इसलिए कि ये इस वक्त सबसे मुल्क की बड़ी पार्टी है जी। और जहां मैं इत्तफाक नहीं करता PTA से, वो ये है कि उनको नेशनल असेंबली में आना चाहिए था, तो वहां पर रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव प्लेड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे अपना नुक्ता नजर भी बताते, बजट पे भी बहस करते, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होता वहां पर, पब्लिक कमांड का अकाउंट कमेटी का चेयरमैन वो भी आपके होते हैं, एंड यू कुड हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल सेइंग दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट, बट देन स्टिल यू शुड प्ले योर रोल, बिकॉज अवाम ने अपने नुमाइंदे इसलिए चुने हैं कि वो असेंबली में जान के उनके लिए उनकी लेजिस्लेशन करें, उनके लिए कानून साजी करें और डिफरेंट चीजें जो करनी थी वो कर सकें। वो अवाम को आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से महरूम रखा हुआ, नंबर 1। नंबर 2 के गवर्नमेंट के पास देखें इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट अभी वही लाइन पे चल पड़ी है जो इमरान खान कर रहे हैं। अगर वो 10 बातें कर रहे हैं एलिगेशन, तो गवर्नमेंट 15 एलिगेशन लगा रही है। गवर्नमेंट हैज टू डिफ्यूज द सिचुएशन, गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, गवर्नमेंट हैज टू इनवाइट PTA अगेन डिस्पाइट दे से कि वी नॉट एक्सेप्ट, टोटली एग्री, कंसिस्टेंट केयरिंग फाइटिंग, टोटली एग्री, दैट इज द रीजन
बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने दिया है। और ब्रिगेडियर साहब, जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उनके मुताबिक उन्होंने एक्सटेंड किया इन्विटेशन पीटीआई वालों को, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत को, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, फेडरल कैबिनेट में किसी सीनियर वजीर को जरूर अप्रोच करना चाहिए था, टू द एंड उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि पीटीआई आए जरूर कमेटी मीटिंग में, ऐसी कोशिश नजर नहीं आई। That is, and second है, उसमें moral grounds गवर्नमेंट की होगी कि we tried our best and PTA didn't come, so PTA will be on the back foot and the government will be on a stronger moral wickets के ऊपर होगी। एक तो ये है, और फिर ये सेकंड काउंटर रैली की जो पैटल की बात हो रही है, देखें PTA ये PDM की गवर्नमेंट जो आई है, they should have had, I'm sure कि इन्होंने कोई प्लान किया होगा कि हम आएंगे, हम ये डिलीवर अवाम को करेंगे जो पीटीआई नहीं डिलीवर कर सकी है, और हम अपनी वोट बैंक इंप्रूव करेंगे, रिलीफ देंगे, डॉलर कम करेंगे, वट एवर इट इज। वो नहीं किया। आपका काउंटर बैलेंस तो आपने जो इमरान कर रहे हैं, आपने उसको काउंटर उसी तरह शुरू कर दिया। आपका काउंटर बैलेंस कि आप पेटल डाउन करें, अगर अभी मौका मिल रहा है, अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दें, जो भी दे सकते हैं पॉसिबल विद इन योर ओन गिवन रिसोर्स। जरूरी नहीं कि IMF वर्ल्ड बैंक से आपको डॉलर मिलेंगे तो आप करेंगे। दैट्स द क्वेश्चन। 900 बिलियन डॉलर्स की बात है, और वो फिर आपके साथ भी और कंडीशन भी लगा रहे हैं, कई लगाते जा रहे हैं। दे नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में ये भी वजह है। 15 जुलाई के बाद बहुत महंगाई और हो जाएगी जब ये, और आप ये देखिए पेट्रोल जो बढ़ रहा है, इसमें 45% रुपीज आपने लेवी लगानी है पेट्रोल के ऊपर, और तो ये कम करेंगे उधर ये लगनी शुरू हो जाएगी। तो दे हैव टू वर्क आउट नाउ अ स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, और आपस एक लैक ऑफ ट्रस्ट आपस में डेवलप करने के। बी टक्ड इन ऑन ग्राउंड, बी स्टेबल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो आवाम का कॉन्फिडेंस आप पे डेवलप करेगा। दीज आर द थिंग व्हिच आई एम फाइंडिंग लैकिंग इन एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट को ये जरूर करने की जरूरत है। आई एम श्योर कि हिना परवेज बैठी हुई है, आपकी गवर्नमेंट पुरानी है, दे आर द ऑल एक्सपीरियंस पीपल हैं, सो दे हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स। और फिर ये जो केसेस, ये छोटे छोटे, ये अब तोशा खाना केस आ गया, फलां आ गया, गो फॉर, मिल गया तो प्लीज डू एंड गो टू द लास्ट लिमिट। अगर गोगी वो क्या है उनका फर्क, गोगी के बारे में बात है, डू इट, बट रोज बातें करने की नहीं, एक्शन करें, रेड वारंट निकालें, FIR काटें, इन्वेस्टिगेशन करें, डू सम। एब्सोल्युटली। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं कि हुकूमत बयानिए के महाज पर ही इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ खेल रही है। अभी तक कोई केस, कोई रेफरेंस इमरान खान के खुद जात के खिलाफ करप्शन का हुकूमत नहीं फाइल कर सकी। इस पे हिना साहिबा से सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अब्दुल कादिर बलोच साहब भी, पीर हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और हिना परवेज भट्ट साहिबा। हिना साहिबा, आज इमरान खान ने भी जो कौम से खिताब किया है, जो गुफ्तगू की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की उन्होंने की है, अपने ही सोलो, जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं होते, बट वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे दीवार से ना लगाया जाए, मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे हिरासा ना किया जाए। क्या गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी की हिरासा कर रही है, दीवार से लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को? और आप लोग अभी तक 3 महीने में करप्शन का एक भी केस, एक भी रेफरेंस बजाते खुद इमरान खान के हवाले से कहीं पे फाइल नहीं कर सके। चलिए, थैंक यू गरीदा। इससे पहले भी आपने मुझे कहा था कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने आज अभी इमरान खान की ये सोलो इंटरव्यू देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरह की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा दी है। तो मैं इधर ही बैठ के आपको बता रही हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को भी चाहिए कि एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ ना एक वादा माफ गवाह की तरह सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के लिए गया पाकिस्तान, उनके वादा माफ गवाह जो है वो उस्मान बुज़दार साहब बनने जा रहे हैं। और ये सब चीजें बिल्कुल आगे होते हुए भी सामने आएंगी। अभी हमने कुछ तोशा खाना के कुछ स्कैंडल्स देखे। ये बहुत बड़ी खबर दे रही हैं आप कि उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। साहब भी खुदा ना खास्ता गायब ना हो जाएं, क्योंकि वो भी वादा माफ गवाह बनने लगे हैं। उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। जी,
जी, वो भी वीडियो रिकॉर्ड करा लें अपनी, जिस तरह जो सारी ताने बाने मनी गाला सॉरी के तक पहुंचते हैं ना, उसकी भी। ये आपको कैसे मालूम है कि उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और कौन से केस में बन रहे हैं? क्या आपसे राब्ता हुआ है? कोई नून लीग से कोई राब्ता हुआ है? केसेस हैं, इतने केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने बताना है कि किस तरह पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के ले गया पाकिस्तान। उस पे पूरे केसेस आपके पास लिस्ट आएगी। दूसरी बात, गरीदा, मैं ना इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने फैशिज्म वाली बात की, तो मुझे सिर्फ ये पूछना था क्वेश्चन उनसे कि जब ये एक ऑडियो लीक आई बुशरा बीबी की, जिसमें वो अरसलान को कह रही हैं कि जो इमरान खान के बयानिए से अग्री ना करे उसको गद्दार कह दो, तो फैशिज्म क्या होता है? आपको भी पता है कि फैशिज्म इनकी हुकूमत के टाइम में जर्नलिस्ट, चाहे आप हो, चाहे अस्मा शराजी हो, मतीउल्लाह जान हो, लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट उनके साथ क्या हुआ? साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, और कई दीगर सियासतदान हैं। बिल्कुल, हामिद मीर साहब और भी बड़े। तो मैं वही कही थी, मुझे हंसी आ रही थी। फैशिज्म वो होता है कि जो दूसरों को गद्दार कहना शुरू कर दे। फैशिज्म तो वो होता है कि आप अपने अलावा किसी को माने ही ना। और बिल्कुल वो, लेकिन पीटीआई तो वो उस ऑडियो को जाली करार दे रही है ना। आप लोग अगर श्योर हैं कि वो ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की है, तो आपकी गवर्नमेंट तहकीकात क्यों नहीं करवाती? सबसे पहले आप एक पब्लिक फोरेंसिक में जाएं, रिपोर्ट पब्लिक करें उस फोरेंसिक की। मैं बताऊं गरीदा, हम उसकी फोरेंसिक कराएंगे, फिर इन्होंने कहना है कि इन्होंने अपने लोगों से फोरेंसिक करा दी। इनकी बात कोई मानने वाली होती है? तो आप पंजाब फोरेंसिक लैब से बड़ी जबरदस्त लैब है। ये कहेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ ने बनाई थी पंजाब फोरेंसिक लैब। आप उससे करवाएं, पीटीआई को उस पर भी एतमाद है। जब डीजी अपने दौर में बड़े केसेस उन्होंने पंजाब फोरेंसिक लैब से करवाए हैं। देखिए, जब और फिर आप तहकीकात करवा लें। जब डीजी आईएसपीआर ने आके क्लियरली कह दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने उनकी बात मानी। आज मैं यही कह दूं, इधर बैठ के टीवी पे ये खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े मीर जाफर और मीर सादिक हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इनवाइट हमने इनको एक्सटेंड भी किया, बार बार इनको कहा आया सादिक ने कि यू शुड कम, दे डिड नॉट कम। अयाज सादिक साहब ने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जी बिल्कुल, हमने एक्सटेंड कराया इनको। पीटीआई में किससे राब्ता हुआ? आपको पता है इससे पहले भी कि इकोनॉमी पे भी शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि सबको मैं इनवाइट करता हूं कि इकोनॉमी पे भी, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ऑल पार्टीज शुड बी ऑन बोर्ड, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑन बोर्ड, बट ये मुल्क में क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले एक ये बयान भी दे चुके हैं एक इंटरव्यू में कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए विदाउट पीटीआई, सैन पीटीआई। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड लग रहा है कि आप लोग पीटीआई को पूरे नेशनल कंसेंसस में से, हर मामले में से बाहर रखना चाह रहे हैं। देखें, जहां तक मैं जानती हूँ शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने हमेशा सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड पर रखने की बात की है। उन्होंने अभी भी, चाहे चार्टर उनके वजीर आजम बनने के बाद भी, उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऑल स्टेक होल्डर शुड बी ऑन बोर्ड। उस पर भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उस पर भी इन लोगों को इनवाइट एक्सटेंड की गई। ये लोग नहीं चूज करते। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने जब आके टीवी पे ये कह दिया था कि अगर मैं नहीं तो उससे बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाए, या खुदा न खास्ता मैं नहीं तो ये सिक्योरिटी अदारे जो है उनको मीर जाफर या मीर सादिक, ये चीजें आर वेरी बिग क्वेश्चन मार्क्स ऑन हिम। हम ये क्वेश्चन ये करेंगे कि आपको मुल्क के लिए नेशनल कंसेंसस के लिए कई दफा एक बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस भी करनी पड़ती है। तो हमने तो इनको एक्सटेंड किया इनवाइट। इनके लिए क्या प्रायोरिटी है? इनके लिए प्रायोरिटी है मुल्क में एनार्की फैलाना, इनके लिए प्रायोरिटी है कि मुल्क के अदारों को ब्लैकमेल करें, इनके लिए प्रायोरिटी है कि पंजाब के अंदर अगर हम 100 यूनिट्स की बिजली की कंजम्पशन पे चार्ज नहीं करें तो उस पे ये पंजाब की आवाम से बदला लें। इनके ऊपर तो इतने लंबे लंबे केस है कि इन्होंने इन द लास्ट 3.5 ईयर्स किस तरह पंजाब की आवाम के साथ जानबूझ के ये सारे काम किए। तो ये तो बड़े क्वेश्चन मार्क है इमरान खान पे खुद। ठीक जब्द बलोचा सर, आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान, एक तो उन्होंने आज यजीद से किसी को ताबीर दे दी है,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس پر یہ حملہ کر رہے ہیں, کس پر یہ بار بار حملہ کر رہے ہیں, کس پر یہ بار بار الزامات لگا رہے ہیں؟ اور جو اس سے پہلے آپ بھی فرما رہے تھے کہ وہ ویڈیو کہاں رکھ لی, وہ ویڈیو آنی چاہیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہی حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے الزامات کو سنجیدہ لینا چاہیے. جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے؟ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب. جی ساری آپ نے اپنا کوشچن میرے طرف ایڈریس کیا, میں نہیں سن سکا. ٹھیک ہے, میں دہرا دیتی ہوں, کوئی بات نہیں. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا جنرل صاحب؟ جی آ رہی ہے بالکل. اچھا عبدالقادر بلوچ صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں, جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, مجھے مجبور نہ کیا جائے, مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے, اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی ویڈیو کی, آپ نے کہا وہ ویڈیو سامنے لے آئی جائے, تو کیا آپ کی حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, کیا عمران خان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, کہ آپ کی حکومت سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, ان کے الزامات کو سنجیدہ لینا چاہیے, پلس انہوں نے آج یزید سے کسی کو تعبیر دے دی, تو وہ کس کو بار بار یزید سے, میر جعفر سے, میر صادق سے کس کو بار بار تعبیر دے رہے ہیں اور کس پہ بار بار الزامات لگا رہے ہیں؟ غریدہ بات یہ ہے کہ ہمارا سورس آف انفارمیشن ملکی لیول پر یا تو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے. ایک نئی چیز آئی ہے سوشل میڈیا, اس کے ذریعے سے ابھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خطرے کی بات کر رہے ہیں, اپنی جان دیوار کی طرف اپنے آپ کو لگانے والی کہانی پیش کر رہے ہیں, سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں. سامنے تو جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ اس خاتون کے بارے میں آئی ہیں جو ان کی بیگم کے دوست ہیں, اور ان کے خاوند کے بارے میں, یا ان کے محترمہ ان کی بیوی کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہے. یہ چیزیں لائے جا رہے ہیں, ان کا ثبوت ابھی تک سامنے لایا نہیں گیا ہے. الزامات کی حد تک ہیں, الزامات کو جب تک ایک پراپر قسم کی کوئی چارج شیٹ میں تبدیل نہیں کیا جاتا ہے ثبوت و ثبات کے ساتھ, اس وقت تک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو جنرل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ آپ کی حکومت ابھی تک صرف الزامات لگا رہی ہے عمران خان پہ؟ نہیں, دیکھیں میں جب تک عمران خان نے 4.25 سال الزامات لگائے, نتیجہ کے طور پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. لوگ سب کے سب باہر آئے. ہماری حکومت میں بھی ابھی تک کوئی چیز عدالتوں سے نہیں لے جایا گیا ہے. FIA کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ انکوائری کر لے یا کچھ ثبوت سامنے لائے. FIA کے ذریعے سے, نیب کے ذریعے سے, انکوائرنگ ایجنسیز کے تھرو اگر کوئی چیز آ جاتا ہے اور کسی کنسرن قسم کے ایجنسی کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے عدالت کے, اس وقت جا کے آدمی اس کو سیریسلی لے. ابھی ہے یہ فکر کی باتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو سامنے رکھنا چاہیے, لیکن جب تک ثبوت سامنے نہ آ جائے میں یقین نہیں کرتا ان باتوں کے اوپر. اور ابھی ہے بالکل, اور بالکل فکر مندی کی بات ہے. سوائے یہ توشخانہ اور دوسرے تیسرے توشخانے والی بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ, ایماندار ترین اور عزت عمر کے ساتھ اور ریاست مدینہ کے لیول کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر بڑی سیریس بات ہے کہ انہوں نے کیسے فائدے اٹھائے. 14 کروڑ کی چیز 3 کروڑ میں اور 40 کروڑ کی چیز پتہ نہیں 4 کروڑ میں, جیسے اخباروں میں آ رہی ہے. تو یہ ذرا ہے, لیکن ابھی تک جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس وقت وہ الزام ہے, اور جرم اس وقت وہ بن جاتا ہے جس وقت ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ میں اس طرح سے باتیں ہیں, اور سب جو کچھ ہے ان کے پاس ہے, سامنے کوئی چیز آئے نہیں ہے. اگر وہ اپنے خطرے کی بات بتاتے ہیں, اپنے زندگی کے خطرے کی بات کھول کے سامنے آئے, بتائیں, گورنمنٹ کو جا کے اپروچ کریں, گورنمنٹ اس کے اوپر قدم اٹھائے. گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے وہ تمام اقدام اٹھائے ہیں جو اس کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ حاضر سروس پرائم منسٹر کی اس کو پروٹوکال دی جا رہی ہے, اور اس کا خیال کیا جا رہا ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں تو دور بیٹھا ہوں. ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, پروگرام میں بریک لیتے ہیں. تو میرے سوال کا دوسرا حصہ وہ برقرار ہے, جنرل صاحب سے اس کا کوئک جواب لیں گے, اس کے بعد برگیڈیئر حارث نواز صاحب سے بھی سوال کریں گے. ہنا پرویز بٹ صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اینڈ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب. جنرل صاحب میرے سوال کا دوسرا حصہ رہ گیا, اس کا ذرا کوئک جواب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان یہ بار بار اپنے خطابات میں, اپنی تقریروں میں, عوام سے گفتگو میں کس پہ الزامات لگاتے ہیں؟ کبھی میر جعفر کہتے ہیں, کبھی میر صادق کہتے ہیں, کبھی غدار کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. آج یزید سے تعبیر دے دی انہوں نے. بڑی کنفیوژن ہے غریدہ, سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ خود کلیئر نہیں ہے. اور کل سے ایک بیان آیا تھا آرمی چیف سے ریلیٹڈ,
और वो बात आई थी कि जी फोर्सेस के तमाम एलिमेंट्स को कहा गया है कि किसी किस्म का कोई मुदाखलत अगर कहीं पर है, कहीं पर उनके कोई सिग्नेचर नजर नहीं आने चाहिए, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके ऊपर फिर बाद में अगैन पीटीआई के लोगों ने इल्जाम देना शुरू कर दिया, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिंसियर नहीं है, इंटरफियरेंस है, ये है वो है। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब बार बार रिकॉर्ड पे हैं और वो कॉल कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो आए, उनको उठा के दोबारा कुर्सी पे बिठाएं और वो तमाम वजूहत पैदा कर दें जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वापस पावर में आ जाए। और ये लोग जो तारीख अदम एतमाद के जरिए से आए, इनके तारीख अदम एतमाद को अमेरिकन साजिश करार देके और अमेरिका की कार्रवाई उसको सब्र की जाए और ये तमाम के तमाम मामला को दुश्मनी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए। इस एक्सेप्टेंस में, इस फैसिलिटेशन में, इस तमाम कार्रवाई में वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बने और उसको लाए। अगर वो नहीं करता है और वो उसकी भी कार्रवाई नहीं होती है, फिर मीर जाफर और मीर सादिक वाली कहानी पता नहीं पर यही मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं कहूँगा जो वो कहना चाहते हैं, और वो बल्कि उन्होंने नाम लेके कई मरतबा बातें की है और तो ये गैर मुनासिब बात है, बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि खुदा के लिए जो अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है सामने लाओ। और मैं कहूँगा ये खुदा के लिए मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क की आखिरी जो ना लाइन ऑफ डिफेंस है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जब क्राइसिस आ जाता है, मुसीबत में पड़ जाती है, यही लोग सामने आ जाते हैं, यही अपने जान को कुर्बानी पेश कर देते हैं, यही मामला को सुधार लेते हैं, सीधे कर लेते हैं। इनको अगर आपने कंट्रोवर्शियल बनाया कौम की नजरों में, फिर तो ये कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि इज्जत तो एहतराम की बुनियाद के ऊपर ये रिजल्ट देते हैं। ये बंदूकें इस्तेमाल नहीं करते हैं लोगों को मारने के लिए, ये कुर्बानियां पेश करते हैं अपनी जानी, गोलियां खाते हैं अपने सीने पे, लेकिन चीजों को सीधा कर देते हैं। तो इनको अगर आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया, इनके ऊपर शक करना शुरू कर दिया, इनके लिए वो लफ्ज जो नाम अभी भी आपने बताए थे वो नाम इस्तेमाल किए, तो ये तबाही है इस मुल्क के लिए। इमरान खान को मैं पाकिस्तानी समझता हूँ, वो लोगों को गद्दार कहते हैं, हम उसे बिल्कुल पाकिस्तानी समझते हैं, मुहब्बे वतन अपने से बेहतर समझते हैं। वो सोच समझ के बात करें, इस तरह हवा में गोलियां न चलाएं, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। ठीक है। ब्रिगेडियर नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने किसको आज यजीद से ताबीर दी है? नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार कह रहे हैं कि उनको खतरा है, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ हुआ तो मैंने वीडियो तैयार करके खुफिया मकाम पे रख दी है, उसमें सब बताऊंगा कि मुझे कुछ होने के पीछे कौन कौन मुलव्विस है, साजिश में कौन कौन मुलव्विस था। क्या इन इल्जामात को इमरान खान के हुकूमत को संजीदा नहीं लेना चाहिए? देखिए, इमरान खान इज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात सिक्योरिटी वाइज, एक तो उनको ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट ज़रूर बताना चाहिए कि व्हाट आर द इशूज़, क्या थ्रेट है, और हुकूमत को जो पॉसिबल सिक्योरिटी है, जो नॉट ओनली कि जो ब्लू बुक में है, उसके अलावा भी करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसी अनटुवर्ड इंसिडेंट हो तो उससे मुल्क में बहुत इंतशार होगा, और इसको जरूर हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए। सेकंड ये कि मैं जो इमरान खान के खिलाफ एक बात पे करता हूँ कि देखें, सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए। बार बार आप ये बात करें मीर जाफर, और इस आज कल तो उन्होंने बड़ा क्लियर बात की है कि उन्होंने वो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की बात की, बट देन ही इज रेफरिंग सो मेनी टाइम इन डिफरेंट कॉन्टेक्शन, डिफरेंट रिमार्क्स देते रहे हैं। वो आई थिंक सबको पता है, न्यूट्रल भी हैं, चौकीदार भी वो बात करते रहे। ही शुड जस्ट फॉरगेट दिस नैरेटिव। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी व्हाटसोएवर। ये तो बड़ी क्लियर बात है। उनको पीएमएलएन ने बहुत बड़ा नैरेटिव दिया हुआ है, महंगाई का, डॉलर्स का। करेक्ट। उसके बाद अवाम परेशान है, अवाम रेस्टलेस है। यू सी द नैरेटिव आपको इतना अच्छा मिला हुआ है, इसको बिल्ड करें एंड मूव पॉलिटिकली, ताकि पीएमएलएन भी पॉलिटिकली इसको काउंटर कर सके। आप बार बार एक नैरेटिव करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री की मुहाफिज है मुफ्तला फौज। आज भी अपने कैप्टन कर्नल शेर शाह खान की आपने शहादत देखकर निशान हैदर, उनकी शहादत के वक्त यकीन करें, मैंने वो यूनिट कमांड की जिसमें ही गॉट शहादत, और वहां पर उनके इंडियन कमांडर ने उनकी बॉडी जब डेड भेजी है तो पॉकेट में लिख के भेजा है कि वी हैव येट टू सी सच अ ब्रेव यंग ऑफिसर फाइटिंग फॉर हिज ओन कंट्री एंड ही डिजर्व गैलेंट्री अवार्ड व्हाटएवर पॉसिबल। ये इंडियन ब्रिगेड कमांडर ने भेजी थी, हु वाज वाचिंग हाउ वी फाइटिंग। ये हमारे ऑफिसर्स की और ट्रुप्स की एक जो है जज्बा ईमानी की वो एक बहुत बड़ी मिसालें हैं, और जाहिर है हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, यंग ऑफिसर ट्रुप
उनकी विडोज जंग हो रही हैं, वी मस्ट रियलाइज ये उनके पेरेंट्स को, उन विडोज को बहुत तकलीफ होती है जब हम ऐसी बात करते हैं। ठीक, तो हमें ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन इशू वी मस्ट रियलाइज। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत इसलिए ये सियासी तरीके से लड़े। नहीं, आप कंप्लीट कर लें, जुमला मुकम्मल कर लें। आई फील कि सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ें, डोंट ड्रैग एनीवन इनसाइड पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट। सॉरी टू कट यू इन, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, लेकिन आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत जबरदस्त है, बट प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हिना परवेज बतसाहिबा एंड जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का आपका शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।